कंपनी के द्वारा जुल्म के सारे हुनर हम पर यूं आजमाए गए, जुल्म भी सहा भारतीयों ने और जालिम भी कहलाए गए। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं इग्नाइटिंग माइंड्स और मैं डॉक्टर जेपी दलाल आपके लिए खास इतिहास के पन्नों से लेके आया हूं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने पूरी दुनिया पे अपनी धाक जमाई, लेकिन वही कंपनी भारतीयों के लिए किस प्रकार एक बहुत बड़ी धोखेबाज कंपनी साबित हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसने भारत के ऊपर और भारत के अलावा बहुत सारे अन्य देशों के ऊपर किस तरीके से प्रभुत्व जमाया। लेकिन यहाँ हम इस वीडियो में खास बात करेंगे इंडियन टेक्स्ट के बारे में। जी हाँ, 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी फाउंड की जाती है। इस कंपनी को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस कंपनी में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ब्रिटेन की महारानी का भी शेयर होता है। शेयर बेसिस पे ये कंपनी बनाई जाती है। ब्रिटेन के जो लंदन के मेयर हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। इनिशियली 30,133 ब्रिटिश पाउंड के साथ इस कंपनी को बनाया जाता है। एम क्या है? ईस्ट इंडिया जो इंडियन सब कंटिनेंट है, इसके साथ व्यापार करना और उस व्यापार से ज़्यादा पैसा कमा के शेयर होल्डर्स को वापस देना। इनका एम शुरू से ही ट्रेड मोनोपोली था और जो इनका पहला गवर्नर जो बनाया गया कंपनी का, उस टाइम पे सर थॉमस स्मिथ ये इसके गवर्नर बनते हैं। गवर्नर जनरल सिस्टम कंपनी का रहता है, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और कंपनी का जो ऑफिस है वो लंदन में बनाया जाता है। ईस्ट इंडिया हाउस, ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस उस नाम से बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी किस तरीके से पूरी दुनिया में एक ऐसी ट्रेड कंपनी जिसकी अपनी खुद की डिफेंस फोर्सेस थी, 2.5 लाख 2.6 लाख आर्मी इसकी कंपनी की थी, और किस प्रकार से इसने भारत के अंदर आकर किस तरीके से कब्जा किया। दोस्तों, आप समझेंगे कि उस समय की बात हम कर रहे हैं 1600 की। दैट मीन्स कि भारत के अंदर मुगल पीरियड वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम और 1605 से 1627 जहांगीर का दौर था। और जब ब्रिटिश किंग जेम्स वो सर थॉमस रो को, जो थॉमस रो है, वो पहली बार भारत में आते हैं 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, आगरा में एक याचक की भूमिका में आते हैं। वो रिक्वेस्टिंग मोड में है। वो कह रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी स्वयं ब्रिटिश राजा ने या ब्रिटिश रॉयल ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजी है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम व्यापार करें। जहांगीर उनकी बातों में आ जाते हैं। जहांगीर उनको अपना दोस्त बताते हैं और उसके आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री लगती है वो सूरत में लगाई जाती है। उसके बाद मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में लगाई जाती है। इस प्रकार से 1646 तक 23 फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बन जाती हैं। अब बात आती है कि किस चीज़ में ट्रेड का जो कमोडिटीज़ थी, उनकी जो स्पेशलाइजेशन थी, व्हाट दे वांटेड बेसिकली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बेसिकली डीलिंग इन द ट्रेड विद कॉटन, सिल्क, इंडिगो, शुगर, सॉल्ट पीटर जिसे गन पाउडर बनता था, मसाले, स्पाइसेस, टी, ओपियम एंड स्लेव ट्रेड। जी हाँ, ये सारी कमोडिटी थी जिसके आधार पर ये व्यापार करने के लिए आई। और दोस्तों, आप वंडर होंगे 1700 से 1800 के दौर में और लास्ट के 2-3 डेकेड्स में 50% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वाज डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सिर्फ ये अकेली कंपनी भारत में नहीं थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका लगातार टसल रहता है। देन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सम अदर कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज वर देयर। दीज वर द initial companies that came to India and other parts of the world. This was the beginning of imperialism through trade. तो यहाँ पे अब इनका दौर शुरू होता है। हालांकि जो कंपनी का जो पीक जो आता है 1600 से 1757, जो 150 साल थे, कंपनी ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, ट्रेड किया। और दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट था, आज भी पूरी दुनिया में अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 10, 15, 20% और 25% प्रॉफिट पे कंपनियां वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाती हैं। आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल की बात करें, आप किसी भी कंपनी की बात करें, 20 से 25% अगर मार्जिन मिल जाता है तो दैट मीन्स द कंपनी इज गोइंग टू गेट ह्यूज बेनिफिट्स। बट आप सरप्राइज हो जाएंगे जान के कि इस कंपनी ने भारत से जो व्यापार किया, यहाँ से कच्चा माल लेके गई, तैयार माल यहाँ वापस बेचा, 400% तक भी प्रॉफिट लिया है। दैट मीन्स 1 रुपए की चीज 400 रुपए में बिकना, दैट मीन्स इतना हाई लेवल का प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया
है दिस वाज ऑल ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस। इंडिया का जो ट्रेड था, जब हम कंपनी यहाँ पे आती है, जो 1500 से 1600 का दौर था, उसमें इंडिया का जो ट्रेड है वर्ल्ड में लगभग 25%, हर दुनिया में हर चौथी चीज़ जो बिकती थी वो किसी न किसी तरीके से भारत में मैन्युफैक्चर होती थी या भारत से जुड़ी हुई होती थी। दैट मीन्स वर्ल्ड ट्रेड शेयर जो आज 2% भी नहीं है हमारा, तो वो उस समय 25%, लगभग चौथाई शेयर वर्ल्ड के ट्रेड में भारत का था। लेकिन जो ही कंपनी आती है 150 साल तक यहाँ पे रहती है, उसके बाद 1757 से इसका राजनीतिक रूप शुरू होता है। इस कंपनी की वजह से भारत का वर्ल्ड ट्रेड शेयर 1% से भी नीचे आ गया। कहाँ 25%, कहाँ 1 से भी नीचे। बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड देन बैटल ऑफ बक्सर 1764 और फिर 1765 की जो संधि होती है, उसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दोस्तों दीवानी राइट्स मींस फाइनेंशियल टैक्स कलेक्शन राइट्स। और इसके बाद कंपनी ने पूरे भारत पर वन बाय वन बिकॉज ऑफ वन पॉलिसी और अदर पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस एंड लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की पॉलिसी और बहुत सारी ऐसी अलग अलग पॉलिसीज बना के कंपनी ने पूरे इंडिया पे लगभग कब्जा कर लिया। पॉलिटिकल कब्जे की मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक तो पहले ही उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। तो 1757 से लेके 1857 लगभग 100 साल कंपनी का डायरेक्ट रूल रहता है। 1857 में जब भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन होता है, उसके बाद 1858 में कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट टेक ओवर कर लेती है और 1874 में इस कंपनी को डिसोल्व कर दिया जाता है 1 जनवरी 1874 के पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन के एक्ट के तहत। लेकिन उससे पहले दोस्तों 8 अप्रैल 1873 के टाइम्स में छपता है, टाइम्स अखबार जो ब्रिटिश का बहुत फेमस अखबार था, वो लिखता है कि दुनिया में ऐसी कोई कंपनी ना पहले हुई ना आगे होगी। किस तरीके से इस कंपनी ने ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश राज को आगे बढ़ाया। मतलब वो कंपनी के गुणगान करते हैं कि किस तरीके से इस कंपनी ने जो सूरत से फैक्ट्री शुरू की, मछलीपट्टनम, पूरे भारत में फैक्ट्री, रेलवे, फिर उसके बाद हर चीज़ कंपनी की जो थी, हर फोर्स, हर सिस्टम, लंदन हाउस जो उनका था, उनका ट्रेनिंग सेंटर, क्लर्क्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर, सब कुछ कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी हित को ध्यान में रखते हुए ही किया। और कंपनी का जो टारगेट था वो हर तरीके से भारत को डोमिनेट करना। इट इज नोन एज व्हाइट इंपीरियलिज्म व्हेन दे यूज्ड टू डिक्लेयर देमसेल्व्स एज द सुपर ह्यूमन बीइंग्स एंड डिक्लेयर्ड इंडियंस एज द पुअर, एज द बैकवर्ड। और यहाँ पे जितने अधिकारी उनके आए, जिस रूप में आए, उन सारे अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं कल्चरली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इंडिया को बैकवर्ड डिक्लेयर करने की कोशिश की। एनी हाउ 1858 में कंपनी अंत होगी, 1874 में इसको फाइनली डिसोल्व कर दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि 2010 में संजीव मेहता जो कि ब्रिटिश में भारत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, इस कंपनी को रिवाइव करके और उसका टेक ओवर पूरा इस कंपनी को, हालांकि ये वो कंपनी नहीं है लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही टीम में, और जैसे ये पहले एक्सप्लोटेशन बेस्ड थी, वो कहते हैं कि दिस कंपनी इज कंपेशन बेस्ड। संजीव मेहता नाम के भारतीय व्यापारी ने अभी आज की डेट में वो इस कंपनी के ओनर हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन अगर हम बात, क्योंकि इस पूरे टॉपिक का जो मूल है कि कितना भारत से उन्होंने लूटा, किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, तो इफ यू टॉक अबाउट एक आंकड़े के अनुसार 1765 से 1938 का, दोस्तों ये आंकड़ा जो है 1765 से 1938 का है कि कंपनी ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स, दैट इज 3600 लाख करोड़ रुपया, 3600 लाख करोड़ रुपया टोटल एक्सप्लोटेशन भारत से हुआ, जिसे दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ कहते हैं। पूरी दुनिया के इतिहासकार और अर्थशास्त्री इस तरह का एक्सप्लोटेशन कहते हैं कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ जितना एक्सप्लोटेशन भारत के रिसोर्सेज का हुआ। तो कुल मिला के 1857 से 1947 90 साल का दौर, यहाँ पे आज यूनिटी आती है, मूवमेंट चलती है, लाल बाल पाल, गांधी जी, सुभाष बोस एंड भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बहुत सारे क्रांतिकारी, वो सारे मिलकर ब्रिटिशर्स को भगाते हैं। और उस टाइम पे वो किस तरह का अपने लोगों को एकता की बात करते हैं, उस बात पे मैं इस टॉपिक को एंड करना चाहूँगा कि किस तरीके से कंपनी ने एक्सप्लॉइट किया और फाइनली कंपनी को क्विट करना पड़ा और अंग्रेज़ों को भी क्विट करना पड़ा। कि मिलकर आवाज़ उठाओ तो सही, मिलकर आवाज़ उठाओ तो सही, नज़रों से नज़र मिलाओ तो सही, गिरेंगी खुद ताश के पत्तों की तरह, इस खूनी अंग्रेजी दीवार को हिलाओ तो सही, हिलाओ तो सही। थैंक यू दोस्तों।